चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में 16 सितंबर 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। सेशन की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, सबसे पहले उस प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से बिहार से किस एकमात्र भारतीय व्यक्ति का नाम सितंबर 2023 यानी कि इसी महीने टाइम मैगजीन ने विश्व के टॉप 100 शख्सियतों यानी कि पर्सनैलिटीज की सूची में शामिल किया है। तो इसका जो राइट आंसर हमने आपको बतलाया था, इसका राइट आंसर था सयस कपूर, जो कि पटना के रहने वाले हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। अच्छा, बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अगर आप लगे हैं तो इस श्रृंखला को जरूर फॉलो कीजिएगा। नो डाउट यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी। जिस प्रकार से हम आपको संग्रह दे रहे हैं, पूरे यूट्यूब चैनल पर बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर इस तरह का संग्रह आपको नहीं मिलने वाला है। अच्छा, जनवरी से अगस्त 2023 तक का पीडीएफ अपडेट कर दिया गया आपके कोर्स में। आप चाहें तो इस पीडीएफ को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्पेशल वीडियो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का चैनल पर अपलोड हुआ है। जनवरी से अगस्त 2023 तक के प्रश्नों का, खास करके बिहार के प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बिहार स्पेशल लिखा गया है। तो 225 प्रश्नों का ये चुनिंदे प्रश्नों का संग्रह वन लाइनर फॉर्मेट में आपके लिए उपलब्ध है। चैनल पर यह वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप जाकर इसे देख सकते हैं। इसका पीडीएफ फाइल भी हमने आपके लिए उपलब्ध कराया है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स कोर्स के अंतर्गत जो आपका मंथली करंट अफेयर सेक्शन है, वहां पर यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहीं से आप इसे प्राप्त कर पाएंगे। बीपीएससी मेंस को लेकर भी करंट अफेयर्स का एक कोर्स लॉन्च हुआ एप्लीकेशन पे, आप चाहें तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, जो छात्र पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है तो इसका प्रीवियस पार्ट जो हमने चैनल पर अपलोड किया है, आप उसे जरूर देखिएगा। अच्छा, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जो मंथली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संग्रह है, वो आपको सारे मंथ का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में मंथली करंट अफेयर्स को सिलेक्ट कीजिएगा, सारा महीना का वहां पर करंट अफेयर्स उपलब्ध है, आप उसे देखिए। नो डाउट वहां से आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। चलिए सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आ चुके हैं पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है कि बिहार के किस नगर निगम ने हाल ही में कैश फॉर वेस्ट योजना या फिर वेस्ट टू वेल्थ योजना की शुरुआत की है। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि पटना नगर निगम। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की यहाँ पर चर्चा करें तो आपको ध्यान रखना है कि पटना नगर निगम ने हाल ही में कैश फॉर वेस्ट या फिर वेस्ट टू वेल्थ योजना की शुरुआत की है और इसके अंतर्गत रद्दी और सूखे कचरे के बदले पैसा देने की व्यवस्था शुरू की गई। जैसा कि यहाँ पर नाम से ही प्रतीत हो रहा है, कैश फॉर वेस्ट या फिर वेस्ट टू वेल्थ। तो आपको ध्यान रखना है इसकी शुरुआत अभी हाल ही में पटना नगर निगम के द्वारा किया गया। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न ये भी पूछे जा सकते हैं, किनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू ने इसका शुभारंभ किया, जो कि आपको ध्यान रखना है पटना की कंकड़बाग से इसकी शुरुआत किया गया है, ये नोट कर लीजिएगा। अच्छा, कंकड़बाग के बारे में कहा जाता है कि कंकड़बाग जो पटना में एक इलाका है, एक कॉलोनी है, ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, ये भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। एशिया की जो सबसे बड़ी कॉलोनी है वो है कंकड़बाग, जो कि पटना में है। अच्छा, पटना नगर निगम की यहाँ पर बात हुई है तो इसको लेकर एक जानकारी हमने कुछ समय पहले आपको दिया था। दरअसल यहाँ पर देखिएगा दो पॉइंट है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के मद्देनजर, यानी कि इसको ध्यान रखते हुए पटना नगर निगम ने इंदौर की तर्ज पर, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, तो इसके तर्ज पर मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक एक अभियान चलाया था और इसकी घोषणा जब हुई थी हमने इसके लेकर के पूरी जानकारी आपको दिया था। अच्छा, पटना नगर निगम के बारे में एक जानकारी यह भी है कि मई 2023 में, ध्यान रखिएगा मई 2023 की यहाँ पर बात हो रही है, तो पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का, यानी कि भारत का पहला नगर निगम बना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह की चीजें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। हालांकि ये तमाम चीजें जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका पीडीएफ फाइल भी आपको रेगुलर अपडेट कराया जाता है एप्लीकेशन पे और साथ साथ टेलीग्राम पर भी। एप्लीकेशन पर जब आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे, जब आप कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे तो वहीं पर जहां पर बाय का बटन आ रहा होगा, वहां पर ज्वाइन ग्रुप का एक ऑप्शन आएगा, उसको ज्वाइन करके टेलीग्राम पर भी ये सारे मटेरियल को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा ही, लेकिन उसके अतिरिक्त पेड टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर पाएंगे, तो इसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी। तमाम पीडीएफ फाइल वहीं पर आपको उपलब्ध कराया जाता है। चलिए दूसरे प्रश्न पे आ चुके हैं। ये प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित
5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता में बिहार की टीम कौन से स्थान पर रही है? देखिए, इसका जो राइट आंसर है यह है बिहार की टीम तीसरे स्थान पर रही। यहाँ पर 2-3 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते थे। पहले स्थान पर कौन रही, दूसरे स्थान पर कौन रहा, और उसी प्रकार एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार ने कौन सा पदक अपने नाम किया। अच्छा, जो विकल्प दिए गए हैं उसके आधार पर तो हमने बताया आपको कि बिहार तीसरे स्थान पर रही, तो स्वाभाविक सी बात है अगर तीसरे स्थान पर बिहार रही है इस प्रतियोगिता में, तो बिहार को कांस्य पदक मिला है। तो प्रश्न में ये ध्यान रखिए, जो 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप आयोजित हुआ, इस प्रतियोगिता में बिहार ने कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता की बात करें तो ये इसका 5वां संस्करण था। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता का जो आयोजन था, ये श्री शिव छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे महाराष्ट्र में किया गया। आयोजन तिथि की बात करें तो ये 2 दिवसीय आयोजन था। 10 और 11 सितंबर 2023 को इसका आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बिहार टीम को कांस्य पदक मिला, यानी कि तृतीय स्थान प्राप्त हुआ बिहार टीम को, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर पहले और द्वितीय स्थान की बात करें तो वो सारी जानकारी यहाँ पर दर्शाई गई है। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया। कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि महाराष्ट्र इसका विजेता रहा और उप विजेता रहा कर्नाटक, यानी कि पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर अपना बिहार। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रग्बी की, तो रग्बी लीग की बात करें तो ये आयताकार घास के मैदान पर 13 खिलाड़ियों की 2 टीमों द्वारा खेला जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने इसे हाईलाइट किया है, देखिए किसी भी खेल को लेकर के उसके मैदान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर होता है, वो कौन सा मैदान होता है। कोई तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी बात हो रही है रग्बी लीग की, तो ये घास के मैदान पर खेला जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये लिखा गया है कि किस किस देश का राष्ट्रीय खेल है रग्बी। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया कि रग्बी न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेल्स, फिजी, सामोआ, टोंगा और मेडागास्कर का राष्ट्रीय खेल है। तो ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना। हालांकि बिहार के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का राजकीय खेल क्या है, तो आप सभी को हमने कई बार जानकारी दिया कि बिहार का जो राजकीय खेल है वो है कबड्डी। हालांकि कबड्डी को लेकर एक जानकारी ये भी हमने आपको दिया था कि कबड्डी जो खेल है ये अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी है, ये ध्यान होगा आपको। अच्छा, यहाँ पर खेलों की बात हो रही है, तो ऐसे में प्रमुख खेल प्रतियोगिता का जो शुभंकर है, जो हाल ही में हमने आपको जानकारी भी दिया था, कुछ प्रतियोगिता इसमें आयोजित हो चुकी है, कुछ आयोजित होना है, इसका शुभंकर को लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एग्जाम नजदीक है तो पुनः इसे एक बार से रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में जो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी चेन्नई में आयोजित हुई, इसका जो कर सकते हैं शुभंकर था, इसका नाम था बॉम्बन। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यूरोपीय चैंपियनशिप यानी कि यूरो 2024 के रूप में भी इसे जाना जाता है, तो टेडी बियर इसका शुभंकर का नाम था। 37वां राष्ट्रीय खेल जो गोवा में आयोजित होना है, इसका शुभंकर है मोगा। मोगा को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं, ठीक है। ये 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है मोगा, तो ये 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है मोगा। अच्छा, यहाँ पर 37वें राष्ट्रीय खेलों की बात हुई है, लेकिन वहीं पर 36वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो ये 36वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन हुआ था, ये गुजरात के 6 शहरों में किया गया था, ये भी ध्यान रखेगा। अच्छा, वहीं पर अगले पॉइंट में हम बात करें 22वां राष्ट्रमंडल खेल या फिर जो 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम ब्रिटेन में आयोजित हुआ था, इसका जो थीम था ये था पैरी द बुल। थीम या फिर शुभंकर जो था ये था पैरी द बुल। अच्छा, वहीं पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की बात करें, या राजस्थान से संबंधित है, इसका शुभंकर शेरू। और एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जो थाईलैंड में आयोजित हुआ, इसका शुभंकर जारी किया गया था लॉर्ड हनुमान। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहाँ से प्रश्न अराइज होने की संभावना बन रही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न यह है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दिया है। देखिए, इस तरह की मंजूरी अभी हाल ही में जो दिया गया, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिया गया है, अर्थात विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में हम चीजों को देखें तो उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राज्य की पहली सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दिया है। अच्छा, इस नीति के जरिए क्या क्या चीजें संचालित होगी, कैसे ये कार्य करेगा, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो इस नीति के जरिए उत्तराखंड में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने और 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, इस नीति में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है जिस पर यह कार्य होगा, तो आपको ध्यान रखना है इस नीति में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कल्याण, आईटी, डेटा सेंटर, खेल और फिल्म उद्योग को शामिल किया गया, जिसमें रोजगार के जो अवसर है उसका सृजन किया जाएगा, जो कि इसकी संख्या 20 लाख मतलब सरकार के द्वारा बतलाई गई है।
और 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास को मतलब बेहतर बनाया जाएगा, सुविधाजनक बनाया जाएगा। तो ये इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं इस योजना से संबंधित, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, एक जानकारी और भी है कि मौजूदा समय में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, यह पुष्कर सिंह धामी, जो उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर इन सब के अतिरिक्त जो हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा है, सेवा क्षेत्र, इसके बारे में अगर हम जानें, जो हमने कुछ समय पहले आपको जानकारी दिया था अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में। सामान्यतः अर्थव्यवस्था को 3 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक और तीसरा जो है ये तृतीयक क्षेत्र। और जो यहाँ पर हमने चर्चा किया सेवा क्षेत्र की, तो सेवा क्षेत्र जो है ये सेवा प्रदान करता है। कौन सा क्षेत्र? तो तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवाएं प्रदान किया जाता है, जिसमें परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार आदि ये सभी चीजें इसमें रखा गया है तृतीयक क्षेत्र में। अच्छा, यहाँ पर अर्थव्यवस्था की संरचना को हमने पहले भी आपको बताया है, ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीजें शामिल है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या चीजें शामिल है, वो सारी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर इसकी चर्चा हो रही है, तो ऐसे में एक जानकारी के बारे में आपको पुनः बता दूं, हालांकि हमने बताया है, ये कुछ समय पहले का ही ये रिपोर्ट है, अभी हाल ही में आई थी, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। इसमें बिहार की बात करें तो इस रिपोर्ट के आधार पर देखें तो बिहार इस मामले में प्रथम स्थान पर रहा है पूरे भारत में राज्यों की श्रेणी में। तो यहाँ पर उसी का जिक्र है कि सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी सेक्टर में बिहार ने बीते वर्ष 2022 में 2022-23 को लेकर के ये रिपोर्ट आई है, 2022 से 23 को लेकर, या फिर कह सकते हैं 2022। तो इसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। किसने? तो अपना बिहार ने। अच्छा, यहाँ पर ये तो पूछा जाएगा बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो पहला स्थान। लेकिन बिहार की वृद्धि दर कितनी रही इस दौरान 2022-23 के दौरान, तो आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। 10.64% बिहार की वृद्धि दर रही। अच्छा, जो 3 शीर्ष राज्य हैं इसमें प्रथम स्थान पर तो बिहार है, द्वितीय स्थान पर असम जिसका वृद्धि दर रहा 10.16%, और वहीं पर दिल्ली तृतीय स्थान पर 9.118% के साथ वृद्धि दर इतनी रही थी। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर ये हम आपको पुनः इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट हमने ये लिखा है कि प्राथमिक सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए बिहार को यह मुकाम हासिल हुआ है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, प्राथमिक क्षेत्र की बात हुई तो प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग देख लेते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। तो अर्थव्यवस्था का यह वह क्षेत्र है जो कि प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। उदाहरण के लिए कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन करना आदि इसमें शामिल। मूलतः ये सारी चीजें जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग से संबंधित है, वो प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। तो इस दौरान 2022-23 के दौरान आपको ध्यान रखना है कि बिहार ने प्राथमिक क्षेत्र में बेहतर काम किया, तभी जाके ये सकल घरेलू उत्पाद जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई, इसमें बिहार शीर्ष स्थान पर रहा। बिहार को यह मुकाम हासिल हुआ और 10.64% वृद्धि दर के साथ इसमें राज्यों की कैटेगरी में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर रहा। अच्छा, यहाँ पर इसके अतिरिक्त अगर पिछले साल की हम बात करें तो पिछले साल बिहार के दृष्टिकोण से हम बात करें तो 10.98% वृद्धि हुई थी यहाँ पर बिहार में, और इस सूची में बिहार आंध्र प्रदेश और राजस्थान से पीछे था, यानी कि तीसरे स्थान पर था बिहार। ये चीजें यहाँ से नोट करने लायक है, नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं इससे प्रश्न। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आज की इस वीडियो का हम आपको टारगेट दे रहे हैं 1000 लाइक। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और वैसे दोस्त आपके जो बीपीएससी एग्जाम या फिर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, इस वीडियो को उनके साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, अब यहाँ पर हमारा अगला है चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि स्पेन की एयरबस कंपनी से भारतीय वायुसेना को पहला C-295 विमान प्राप्त हुआ है। बताएं कि यह किस प्रकार का एक विमान है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है परिवहन विमान, लड़ाकू विमान, अंतरिक्ष विमान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो C-295 विमान जो भी हाल ही में स्पेन की एयरबस कंपनी से भारतीय वायुसेना को प्राप्त हुआ है, ये एक प्रकार का परिवहन विमान है, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की हम यहां पर बात करेंगे तो पहला पॉइंट है कि स्पेन की विमान निर्माता कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने 13 सितंबर 2023 को स्पेन के शेविले शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहला C-295 परिवहन विमान भारतीय वायुसेना को सौंपा है। अच्छा, यहां से अगर एग्जाम में प्रश्न बने इसके बारे में कि ये जो अभी हाल ही में स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी ने अभी C-295 परिवहन विमान भारतीय वायुसेना को सौंपा है, तो ये कहाँ की कंपनी है? तो ये स्पेन की कंपनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस परिवहन विमान का नाम क्या है?
तो C-295 और ये परिवहन विमान है, ये ध्यान रखना आपको। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें और भी है, जैसे कि भारतीय वायुसेना को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के साथ 2 साल पहले 21,935 करोड़ रुपए में 56 C-295 परिवहन विमानों को खरीदने का सौदा हुआ था। इसकी संख्या है 56, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये भी है कि जिसमें 16 विमान 2025 तक भारत को सौंपे जाने का लक्ष्य निर्धारित है। तो इसी की दिशा में अभी हाल ही में पहला विमान जो है, ये पहला C-295 परिवहन विमान भारतीय वायुसेना को प्राप्त हुआ है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। फिलहाल यहाँ से इतनी सारी जानकारी है, कुछ जानकारी और भी निकल कर सामने आएगी तो वो हम आपको अवश्य देंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, यही है C-295 परिवहन विमान, जो कि अभी हाल ही में स्पेन के द्वारा या फिर स्पेन की जो कंपनी है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, इसके द्वारा भारतीय वायुसेना को प्राप्त हुआ है। ये यहाँ से ध्यान रखें। चलिए, फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में संयुक्त अभ्यास गांडीव 5 का आयोजन किया गया? देखिए, गांडीव 5 एक संयुक्त अभ्यास है। इसका जो आयोजन है अभी हाल ही में कहाँ किया गया, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए, इसके राइट आंसर की बात करें हम, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया। तो विकल्प नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। जब संबंधित तथ्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विधान भवन में 14 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी और यूपी पुलिस के संयुक्त अभ्यास गांडीव 5 का आयोजन किया गया। ये दो मतलब कर सकते हैं, एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और दूसरा आपको ध्यान रखना यूपी पुलिस, दोनों के बीच ये संयुक्त तौर पर ये गांडीव 5 का आयोजन किया गया। ये एक संयुक्त अभ्यास है। अच्छा, ये इसका 5वां संस्करण है और इस दौरान विभिन्न सर्जिकल ऑपरेशन की तैयारियों को परखा गया, जांचा गया। अच्छा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जो गांडीव जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है संयुक्त अभ्यास, ये इसका 5वां संस्करण है। हालांकि इसके उद्देश्य की हम बात करें तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य आतंकवादी हमले, किसी विमान के अपहरण या फिर बंधक स्थिति में कमांडो बल के योजना मानदंडों का या फिर मापदंडों को पूरा करना, उसे सुनियोजित तरीके से संचालित करना, यही एक उद्देश्य था जिसको लेकर ये सभी चीजें जांचा गया, परखा गया। ठीक है, तो अभी हाल ही में कहां पर संचालित हुआ? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अच्छा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो एक जानकारी आप ये ध्यान रखिएगा कि भारत की पहली या फिर भारत में पहली बार, ये जानकारी हमने पहले भी दिया था जब इसकी घोषणा हुई थी, तो भारत में पहली बार रेसिंग प्रतियोगिता जिसका नाम है मोटो जीपी, ये उत्तर प्रदेश के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में 22 से 24 सितंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं फॉर्मूला 1 रेसिंग प्रतियोगिता जो एक प्रकार से आयोजित होती है, उसी प्रकार से भारत में उत्तर प्रदेश में यह पहली बार आयोजित होगा मोटो जीपी प्रतियोगिता 22 से 24 सितंबर 2023 को। ये चीजें यहां से ध्यान रखें। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला होगा 6ठा प्रश्न। पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को किस कंपनी ने हाल ही में रेस एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा हार्वेस्ट गोल्ड, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हार्वेस्ट गोल्ड आखिर है क्या? तो इसको लेकर चीजें यहाँ पर आपके समक्ष है। हार्वेस्ट गोल्ड के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं आखिर है क्या। मैं भी पहली बार ही इसका नाम सुना। दरअसल हार्वेस्ट गोल्ड की बात करें तो ये भारतीय खाद्य कंपनी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो कि ब्रेड और उससे जुड़े या फिर उससे संबंधित उत्पाद का निर्माण करती है या फिर उत्पाद बनाती है। अच्छा, हाल ही में हार्वेस्ट गोल्ड ने हार्वेस्ट गोल्ड ग्लोबल रेस 2023 लॉन्च करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य सभी के लिए पोषण प्रदान करना है। इस प्रकार का एक कह सकते हैं ग्लोबल रेस, जो कह सकते हैं एक प्रतियोगिता या फिर जो आयोजन है, प्रतियोगिता नहीं एक्चुअली में, ये जो आयोजन है अभी हाल ही में ये लॉन्च करने की घोषणा की है। किसके द्वारा? तो हार्वेस्ट गोल्ड के द्वारा, और इसका उद्देश्य है सभी के लिए पोषण प्रदान करना। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसी के लिए अभी हाल ही में पूर्व बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन साइना नेहवाल को रेस एम्बेसडर के रूप में अपने साथ जोड़ा है। किसने? तो हार्वेस्ट गोल्ड ने। अच्छा, यहाँ पर देखिए आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है, 24 सितंबर 2023 को साइबर सिटी गुरुग्राम में आयोजित होने वाले इस रेस का यह 8वां संस्करण होगा। इससे पहले 7 बार ये आयोजित हो चुका है, ये इसका 8वां संस्करण होगा। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त यहाँ पर इसका थीम भी आपको ध्यान रखना है। 2023 का जो इसका निर्धारित थीम है, रन द डिस्टेंस टू मेक ए डिफरेंस, ये इसका 2023 का निर्धारित थीम है। रन द डिस्टेंस टू मेक अ डिफरेंस, ये इसका 2023 का निर्धारित थीम है। चलिए, फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी जानकारी ध्यान रखिए, हम आगे चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। गोपाल बागले को हाल ही में किस देश में नया भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? गोपाल बागले को हाल ही में
ऑस्ट्रेलिया में अभी कह सकते हैं उच्चायुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इसके बारे में चीजों को देख लेते हैं। तो 1992 बैच की आईएफएस अधिकारी गोपाल बागले को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में अगला भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अच्छा, अब तक वे श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत थे, जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में अगले उच्चायुक्त के रूप में हुई। हालांकि एक जानकारी कुछ समय पहले हमने आपको दिया था, आई थिंक इसी वीक हमने ये जानकारी आपको दिया है कि 2005 बैच के भारतीय विदेश सेवा की आईएफएस अधिकारी अमित एस तेलंग को गुयाना में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। गुयाना एक देश का नाम है और अभी हाल ही में यहाँ पर अगले राजदूत के रूप में नियुक्ति हुई अमित एस तेलंग की। हालांकि वे अब तक जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में भारत के महावाणिज्य दूतावास में महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यरत थे। तो ये चीजें भी यहाँ से ध्यान रख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं गुयाना की, तो गुयाना के बारे में कुछ चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दरअसल इसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दिया था। ये 17वें प्रवासी भारतीय दिवस से संबंधित है, नोट करना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि 9 जनवरी 2023 को 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया। ये वही तिथि है जब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी दिन को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसका 17वां संस्करण मनाया गया है। अच्छा, ये जो अभी हाल ही में इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली भारत आए थे। यानी कि मुख्य अतिथि ये गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। अच्छा, ये प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी। तो डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी या फिर भागीदार, ये 2023 का 17वां प्रवासी दिवस का निर्धारित थीम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त हमने यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया उच्चायुक्त और राजदूत, हालांकि ये दोनों शब्द एक ही है, लेकिन जो इसका इस्तेमाल होता है कुछ जगहों पर आपको ध्यान रखना है, कुछ विशिष्ट जगहों के लिए उच्चायुक्त और जो अन्य होते हैं रिमेनिंग होते हैं उसके लिए राजदूत। अच्छा, यहाँ पर ये आसान शब्दों में हमने आपको ये समझा, लेकिन जब इसे अच्छे तरीके से आप देखेंगे, अगर आप समझेंगे वो कौन सा विशेष जगह है जहां पर हम उच्चायुक्त शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि दोनों एक ही है, तो उसी का जिक्र हमने यहाँ पर किया है कि उच्चायुक्त शब्द किसी भी राष्ट्रमंडल देश में राजदूत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि राजदूत शब्द का इस्तेमाल बाकी देशों के लिए होता है। अच्छा, यहाँ पर जो लिखा गया राष्ट्रमंडल देश, राष्ट्रमंडल देश वो सारे देश है जो ब्रिटेन का कभी न कभी गुलाम था, यानी कि ब्रिटेन का औपनिवेशिक देश था और किसी संधि के द्वारा उसे ब्रिटेन से मतलब आजादी मिली हो या फिर स्वतंत्रता मिली हो, तो वैसे देश को औपनिवेशिक देश या फिर आपको कह सकते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। अगर भारत की भी दृष्टिकोण से देखें तो भारत भी एक प्रकार से राष्ट्रमंडल देश है। ये चीजें यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो आई होप कि आप यहाँ पर डिफरेंस समझ चुके हैं कि उच्चायुक्त और राजदूत शब्द का इस्तेमाल कहाँ पर किया जा सकता है। चलिए, फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा यहाँ पर अगला होगा 8वां प्रश्न। उज्ज्वला योजना के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने 1650 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। बताएं कि इसकी शुरुआत कब हुई है। अभी हाल ही में ये खबरों में है, इसके विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने अभी 1650 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। अब पूछा गया कि बताएं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी उज्ज्वला योजना की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, इसके बारे में चीजें देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार के लिए हाल ही में 1650 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है और इससे अगले 3 वर्षों में 75 लाख नए रसोई गैस एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। ये इसका लक्ष्य है, जिसको संचालित करने के लिए अभी हाल ही में 1650 करोड़ रुपए की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर हम इसके शुरुआत की बात करें, जो प्रश्न में वास्तविक तौर पे पूछा गया था कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ मोदी सरकार ने या फिर नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। अच्छा, एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत भले ही 1 मई 2016 को हुई थी, लेकिन ये कहां से हुई थी, तो उत्तर प्रदेश के बलिया से इसकी शुरुआत की गई थी। ये चीजें यहां से ध्यान रखिएगा। कहां से, तो उत्तर प्रदेश के बलिया से। चलिए, अब यहां पर हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस तिथि को हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ छात्रों को यहाँ पर कंफ्यूजन भी होता है, वो भी हम आपको बताएंगे कंफ्यूजन कहां पर होता है। फिलहाल यहाँ पर हम बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, ध्यान से देखिएगा, बात हो रही है राष्ट्रीय हिंदी दिवस की। तो प्रत्येक वर्ष एक्चुअली में 12 नहीं बल्कि 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर उसी का जिक्र किया गया है कि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष या फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है।
दरअसल 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी को अपनाया गया था। यहाँ पर नेशनल लैंग्वेज या फिर राष्ट्रभाषा की हम बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ पे देखिए शब्द का प्रयोग किया गया आधिकारिक भाषा। आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को कब अपनाया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। तो इसी दिन को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर उसी का जिक्र कर दिया कि इस दिन को ही चिन्हित करने के लिए भारत में हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन की हमने बात करी थी वो यहाँ पर है, जबकि प्रत्येक वर्ष ध्यान दीजिएगा, जबकि प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। तो कंफ्यूजन यहीं पर आपको हो सकता है। यहाँ पर 10 जनवरी वाले में लिखा गया है विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर वाले में लिखा गया है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, यानी कि यहाँ जो प्रश्न में हमने चर्चा किया है। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें, यहाँ पर आप लोग राष्ट्रीय शब्द ऐड कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। कंफ्यूजन यहीं से आप लोगों को होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। अच्छा, यहाँ से जो 3-4 प्रश्न और है इसमें हमने एक्सप्लेनेशन को ऐड नहीं किया है, तो प्रश्न को देख लेते हैं फटाफट। तो निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया गया? तो इसका शुभारंभ अभी हाल ही में राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य योजना जो है या फिर सेवा योजना जो है, इसका नाम है आयुष्मान भव अभियान। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है, लेकिन महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से देखें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आदिवासी समुदाय के दृष्टिकोण से देखें तो ये पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू के अतिरिक्त जो हमने चर्चा किया कि भारत की प्रथम महिला जो राष्ट्रपति वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि 12वीं राष्ट्रपति थी और द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति। नेक्स्ट 11वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ पर हमारा है कि हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किस देश से ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी का अधिकार वापस ले लिया है? ओलंपिक क्वालिफायर मैच जो होने वाला था किस देश में होने वाला था, जिसका अधिकार अभी हाल ही में ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वापस ले लिया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला है 12 नंबर प्रश्न कि हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भी हाल ही में ये समझौता जो हुआ ये सऊदी अरब और भारत के बीच हुआ है। तो राइट आंसर जो होगा ये होगा विकल्प नंबर डी। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई? तो अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित हुई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अच्छा, एक जानकारी यहाँ पर यह ध्यान रखें, ट्रांसजेंडर की बात हुई तो 14 जुलाई 2023 को अभी हाल ही में किन्नर महोत्सव या फिर ट्रांसजेंडर महोत्सव जो आयोजित हुआ, कहां पर? प्रेमचंद रंगशाला पटना में। अच्छा, 14 जुलाई वही वो तिथि है जिस तिथि को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी। एक जानकारी ट्रांसजेंडर से संबंधित ये भी है कि अभी हाल ही में राजस्थान में किसी ट्रांसजेंडर के नाम पहली बार जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया, जिनका नाम था नूर शेखावत। चलिए अगला होगा 14 नंबर प्रश्न कि किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है? देखिए इसका जो राइट आंसर है ये है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने उधमपुर रेलवे स्टेशन के बारे में बतलाया था, विस्तृत तौर पर इसकी जानकारी दी थी। ये जम्मू कश्मीर में है, इसका नाम में परिवर्तन किया गया है। पिछले वाले यानी कल वाले वीडियो में इसकी सम्मिलित सारी जानकारी हमने आपको दिया था। चलिए फिलहाल यहाँ पर आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट हाउस का नाम निम्न में से किनके नाम पर रखा जाएगा? विस्तृत तौर पर इसकी जानकारी दी गई है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और विस्तार पूर्वक लिखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, और जितने भी छात्र बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, खास करके बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो बीपीएससी मेकर ऐप पर इस कोर्स को आप परचेज करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस कोर्स में आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जिसकी संख्या 40 है। घर बैठे आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। यही वो कोर्स है, अगर अभी आप इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके इसे ज्वाइन करेंगे तो यही कोर्स आपकी 70वीं बीपीएससी एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा, यानी कि दोबारा से आपको यहाँ पर पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। यही कोर्स अपग्रेड हो जाएगा 70वीं में, तो दोनों में आपको फायदा हो जाएगा। एप्लीकेशन पे जाइए, इस कोर्स को जरूर परचेज कर लीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।